आज के योगाभ्यास के सेशन में आप सबका स्वागत है। डॉक्टर सुनील आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करते हैं एक बार जोरदार तालियों के साथ। डॉक्टर सुनील आर्य जो है, he is a leading Ayurveda expert with over 25 years of clinical experience in classical Ayurveda, yoga and lifestyle counseling. Currently working as the founder and chief physician at Jivanalya Ayurvedic Clinic and Panchkarma Center, Sector 14. Well known for his work towards welfare of people and has organized various health camps, published health articles and broadcast radio talks. He has been working at Medanta Hospital as a co-investigator in research on COVID-19 by Ayush Government of India. Welcome, sir. Thank you very much. आज के इस सत्र में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। कुछ योग प्राणायाम की क्रियाएं, मेडिटेशन और कुछ चर्चा, दोनों काम हम साथ साथ करेंगे। तो विषय का प्रारंभ करने के लिए मैं एक छोटी सी बात शुरू करता हूं कि हम सब लोग, मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर। हम सब लोग जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, सभी यही चाहते हैं। खाना टाइम पे मिल जाए, हम सुख की नींद सो पाए, वो आराम से रहें, ये सब उसका हिस्सा ही है। हम सब लोग सुखी और स्वस्थ रहना चाहते हैं। बहुत से लोग जानते भी हैं उसका मतलब क्या है, बहुत से लोगों को पता भी है कि उसका रास्ता क्या है, फिर भी हम लोग ठीक तरह से उसको फॉलो नहीं कर पाते। अगर हम समझें कि यह सुख, यह आनंद आता कहाँ से है, तो इसका एक बहुत सीधा साफ जवाब है कि यह सुख और यह आनंद, यह आराम आता है स्वयं के तन से और मन से स्वस्थ रहने से। एक तंदुरुस्ती हजार नियामत, ये कहा जाता है। कोई व्यक्ति बहुत लंबा चौड़ा हो लेकिन शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो तो उसका शरीर सौष्ठव किसी काम का नहीं। किसी व्यक्ति के पास खूब धन संपत्ति हो, अच्छा घर हो, परिवार हो, सब कुछ हो, लेकिन वो स्वस्थ ना हो तो निश्चित रूप से उन सब का उपभोग वो नहीं कर सकता। तो इसलिए इन सब के बीच में सबसे बड़ी आवश्यकता है, पहली आवश्यकता है कि हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। हम आयुर्वेद वाले, हम योग वाले व्यक्ति जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो शरीर और मन दोनों को जोड़ के चलते हैं। तो बिना मन के शरीर और बिना शरीर के मन दोनों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये पूरा शरीर है, इसमें दोनों ही से तन और मन है। तो जब हम तन के स्वास्थ्य की बात करें तो उसमें मन का स्वास्थ्य भी इंक्लूडेड है। तो स्वास्थ्य का मतलब है स्वस्थ तन और स्वस्थ मन का एक सुखद संयोग। अब जो अगर हम बात करें, पहले शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो वह स्वास्थ्य आता कहाँ से है। अभी बहुत सारे लोग, हम बहुत सारे वैक्सीन लेते हैं, बहुत सारी प्रिवेंटिव मेडिसिन खाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई समस्या आती जाती रहती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है एक बहुत बड़ा तथ्य जो हम सबको मालूम भी है, मैं थोड़ा और उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम सबके भीतर प्राकृतिक रूप से एक ऑटो कैपिंग रहती है, रेजिस्टेंस पावर रहती है, जिसको कहते हैं इम्यूनिटी। जब जब रोग का आक्रमण होता है तब तब वह इम्यूनिटी सबसे पहले लड़ती है उस बीमारी से, बीमारी को होने से पहले। यदि हमारी वह इम्यूनिटी, रेजिस्टेंस पावर, रोग से लड़ने की ताकत या रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि जीतती है, जीत जाए तो वह रोग नहीं होगा, और यदि वह हार जाए तो बीमारी होने लगती है। और ऐसी कंडीशन में जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो फिर भी शरीर सक्रिय रहता है। यदि हम उसकी सपोर्ट करते रहें तो वह इम्यूनिटी आज नहीं तो कल जीत जाती है। उदाहरण के लिए, जब बुखार होता है तो पहले 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जब तेज बुखार रहता है तो शरीर उससे लड़ने के लिए बुखार पैदा करता है। बाहर से हमला करने वाला जो जीवाणु है, विषाणु है, वो और अंदर की इम्यूनिटी, दोनों का जब फाइट होता है तो फीवर पैदा होता है।
और हम जाने अनजाने तुरंत प्रयास करते हैं कि सबसे पहले बुखार ठीक हो, रोग ठीक हो जाए, और हम दवाएं अनावश्यक रूप से खाते रहते हैं। दवा खाने का विरोध नहीं है, मैं स्वयं 25 वर्षों से प्रैक्टिस करता हूँ, दवाएं हम देते ही हैं, लेकिन हमें ये जानना समझना चाहिए कि दवा कब कितना आवश्यक है, कब शुरू किया जाना चाहिए। अब जैसे आजकल बहुत डेंगू का प्रकोप चल रहा है, सब लोगों का प्रयास, जब तक डेंगू के बारे में जानकारी नहीं मिली थी, सब लोगों का प्रयास रहता था कि बुखार हुआ तुरंत दवाई खाई जाए, एंटीबायोटिक खाई जाए। तो पता चला कि उससे और खतरनाक नुकसान हो रहे हैं। तो अब क्या हुआ है कि अब दवाओं की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहा जाता है, केवल फीवर को कम करने की दवा लो और छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जो शरीर का अपना रक्षा तंत्र है, अल्टीमेटली काम उसी को करना है, तो उसको ही सपोर्ट किया जाए। और एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, जैसे आमतौर पे खाया पिया कुछ गड़बड़ यदि हो गया तो हमारा पेट खराब हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, हम तुरंत दवा के लिए भागते हैं। जबकि तथ्य यह है कि 85% तक दस्तों के मामले बिना दवा के ठीक होते हैं। जैसा नीचे से आ रहा है वैसा ऊपर से जाए। माने यदि जल के जैसा आ रहा है तो ऊपर से केवल जल जाए, खिचड़ी जैसा आ रहा है तो ऊपर से भोजन आपका खिचड़ी जैसा हो। जब सॉलिड आने लगे तब सॉलिड खाने की व्यवस्था की जाए। तो 24 से 48 घंटे में आप कुछ ना खाएं, केवल और केवल पिए, तो 85% मामले दस्तों के अपने आप ठीक हो जाते हैं। जबकि दवा खाना शुरू करते हैं तो कम से कम 3 दिन दवा खानी पड़ती है। तो एक छोटा सा उदाहरण है कि इम्यूनिटी को हम कैसे सपोर्ट करें, और थोड़ा बारीकी से समझें। एक घर में 5-6 व्यक्ति हैं, और जब मौसम वायरस का है, कोई लिवर की बीमारी का चल रहा है, टाइफाइड का, या कोई और रोगों का आक्रमण काल चल रहा है, तो ऐसे में सबका खाना पीना रहना सहना उठना बैठना लगभग एक जैसा होता है परिवार में। फिर भी सभी लोग एक साथ बीमार नहीं पड़ते। एक व्यक्ति बीमार हो गया, 2 व्यक्ति बीमार हो गए, बाकी रह गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उन सब के भीतर जो अपनी अपनी इम्यूनिटी होती है वो सबसे पहले फाइट करती है, और उन सब की इम्यूनिटी अलग होती है। जिसकी कमजोर है वो बीमार पड़ेगा, कमजोर नहीं है बीमार नहीं पड़ेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मोटे तौर पर यदि हम सब लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हम सबकी अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाया जाना बेहद जरूरी है। अब इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए 3 चीजें आयुर्वेद में कही गई हैं, या स्वास्थ्य को मजबूत बनाए रखने के लिए 3 स्तंभ कहे गए हैं, जिसको कहते हैं आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ यहाँ पर एब्स्टिनेंस फ्रॉम सेक्स नहीं है। यहाँ ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि जो ब्रह्म का आचरण है, जो उचित कार्य है, जो करणीय काम है, जो काम किए जाने चाहिए उनको करना, और जो काम नहीं किए जाने चाहिए उनको नहीं करना, यही ब्रह्मचर्य का अर्थ है। तो सबसे पहले आता है आहार, फिर निद्रा और ये ब्रह्मचर्य। इसकी चर्चा हम धीरे धीरे विषय को आगे बढ़ाते हुए करते रहेंगे। आइए हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा बैठे बैठे कुछ वार्म अप करने के लिए। आप अपने दोनों पैर खोल दीजिए, दोनों हाथों को घुटनों पर रखिए, अपने दोनों पैरों को अपनी तरफ खींचें, होल्ड करें, छोड़ें, फिर अपोजिट डायरेक्शन में खींचें, होल्ड करें, छोड़ दें, फिर अपनी ओर खींचिए, स्ट्रेच करते रहिए। आपको अपनी पिंडलियों में खिंचाव अनुभव होना चाहिए। विश्राम। दोनों हाथ आप ऊपर उठाएं, श्वास को भरते हुए और छोड़ते हुए आगे झुकने का प्रयास करें। दोनों हाथों को पैरों पर लाने का प्रयास करें। तो भरिए, विश्राम। अब दोनों हाथों को तेजी से पीछे ले जाएंगे,
विश्राम। वापस अब आप दोनों पैरों को इस तरह से रखें कि बायां पैर आपका सेंटर में रहे, राइट आपका उसके ऊपर रहे। प्रयास करें कि दोनों एड़ियां एक दूसरे के ऊपर रहे, कमर गर्दन एकदम सीधी रहे। दोनों हाथों को आप ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं अथवा दोनों हाथों को अपने घुटनों की ओर रख सकते हैं। आंखें बहुत कोमलता से बंद हो। मन में इस समय किसी प्रकार का कोई नेगेटिव थॉट न हो। अपने आप को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व और बहुत सौभाग्यशाली व्यक्तित्व समझते हुए, ऐसा अनुभव करते हुए कि दुनिया के सारे सुख मुझे प्राप्त हो रहे हैं, उस परम पिता परमात्मा की कृपा मुझ पर बरस रही है, ऐसा अनुभव करते हुए बिल्कुल स्थिर और शांत चित्त होकर बैठें और धीमे धीमे श्वास को आने दीजिए और जाने दीजिए। जब श्वास को भीतर भरें तो लंबा और गहरा श्वास रखिए और बिना रुके श्वास को लंबा और गहरा छोड़ दीजिए। अगर मोटे तौर पर देखें तो जीवन का प्रारंभ इसी क्रिया के साथ होता है। जैसा जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहला श्वास भीतर जाए, इसके लिए उसको रुलाया जाता है। जैसे ही उसकी कमर को थपकाया जाता है, रुलाया जाता है, रोते ही वो पहला श्वास भीतर जाता है और फिर श्वासों की यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और जिस दिन श्वासों की यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, रुक जाती है, बंद हो जाती है, उसी दिन हमारा प्राणांत हो जाता है। इसलिए यह प्राणायाम, यह श्वास क्रिया हमारे जीवन का आधार है। खूब लंबा, खूब गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। प्रयास करें कि शरीर का कोई हिस्सा अनावश्यक रूप से हिले नहीं। दैनिक जीवन में हम अपने फेफड़ों का उपयोग आधे से भी कम करते हैं। यदि हम अपने फेफड़ों का पूरा उपयोग करना सीख जाएं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात होती है। जब श्वास को भीतर भरते हैं तो मन में भाव रहे, ये जो श्वास भीतर जा रहा है वह मेरे शरीर की एक एक कोशिका में ऊर्जा का विस्तार कर रहा है। और जो श्वास मैं बाहर छोड़ रहा हूं वह मेरे भीतर के सारे कलुष, सारे तनाव, सारे कष्ट, सारे नेगेटिव एनर्जी सब उसे बाहर जा रही है। ऐसा अनुभव करते जाना और श्वास को खूब लंबा, खूब गहरा लेते जाना, छोड़ते जाना। यह पहला प्राणायाम, पहला अभ्यास, इसको कहते हैं भस्त्रिका। इसके माध्यम से हम अपने फेफड़ों के उन अनफोल्डेड हिस्सों को भी खोल लेते हैं। विश्राम। आंखें बंद रखिए और श्वास को जहां का तहां रोक दीजिए। आधे से 1 मिनट के लिए न श्वास को लेना, न श्वास को छोड़ना। स्तंभ वृत्ति में रहिए। जब श्वास न रुके, धीमे से श्वास को भरिए, छोड़िए और फिर सामान्य श्वास लेते रहिए। तो विषय को और आगे बढ़ाएं। जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई चीज है, भोजन तो नहीं है सबसे महत्वपूर्ण, पानी भी नहीं है। यदि भोजन ना मिले तो एक व्यक्ति कोई भी 10 से 15 दिन तो नहीं मरेगा। जल भी ना मिले तो 2 से 3 दिन तो आराम से निकल जाएंगे। लेकिन यदि ऑक्सीजन ना मिले तो निश्चित रूप से 5 मिनट के अंदर
ब्रेन डेथ भी हो जाती है, व्यक्ति मर जाता है। तो जीवन के लिए सबसे पहली आवश्यकता है प्राणवायु, ऑक्सीजन, जिसके बिना जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है। जो चीज, जो तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, वो ही तत्व सबसे बड़ी औषधि भी है। इसीलिए जो योग और प्राणायाम की बात करने वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं कि दुनिया का हर रोग प्राणायाम के माध्यम से, योग के माध्यम से ठीक हो सकता है। इसमें कुछ सच्चाई भी है। सच्चाई इसीलिए है कि जो ये प्राण वायु है, जो प्राण ऊर्जा है, जिसको जीवनीय शक्ति भी कहते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज भी कहते हैं, जिसकी प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा मजबूत होगी, वह व्यक्ति उतना ही स्वस्थ होगा। तो प्राण ऊर्जा का विस्तार करने के लिए, प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, जीवन शक्ति को बढ़ाने के लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं आहार की। मैंने कहा था आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 स्तंभ कहे जाते हैं हमारे स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए। आइए मैं चर्चा करूं, इससे पहले हम शुरू कर देते हैं अगला अभ्यास, कपालभाति। बहुत सारे लोग जानते हैं कपालभाति कैसे करते हैं या क्या होती है। कपाल भारती नहीं होता, कपालभाति। भाति माने चमकना, ओज युक्त बना देना, तेज युक्त होना। कपाल माने माथा, मस्तक। हमारे माथे को, हमारे मस्तक को, हमारे चेहरे को जो क्रिया ओज युक्त बनाती है, चमक लाती है, उसको कहते हैं कपालभाति। आप जानते हैं कि यदि किसी चीज को, किसी क्षेत्र को, किसी जगह को, स्थान को सुंदर बनाना है, तो वहां पहली आवश्यकता है सफाई, साफ सफाई। यदि शरीर आपका सुंदर हो, स्वस्थ हो, चमकदार हो, चेहरे पर ओज हो, उसके लिए पहली आवश्यकता है कि हमारा सिस्टम के भीतर से सफाई होनी चाहिए, डिटॉक्स होना चाहिए। हम सब लोग जानते हैं आजकल बहुत चर्चा है डिटॉक्सिफिकेशन की, पर पहला डिटॉक्स यदि किसी को कहते हैं तो वह कपालभाति है। तो कपालभाति को ठीक से करना प्रारंभ करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे भीतर का डिटॉक्स अपने आप पता चला जाएगा। तो डिटॉक्स क्या है ये भी बताऊंगा मैं आपको। सीधा बैठे, दोनों हाथों को उसी तरह से, दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखिए ताकि आपके स्पाइन को सपोर्ट भी मिले। आप ऐसा भी रख सकते हैं ज्ञान मुद्रा में, लेकिन अच्छा रहेगा कि आपके स्पाइन को सपोर्ट मिलना चाहिए। अब गर्दन कमर बिल्कुल सीधी हो, गर्दन सामने हो, आंखें कोमलता से बंद हो, शरीर का कोई हिस्सा हिले नहीं, ऐसा प्रयास करना। श्वास को बलपूर्वक छींकते हुए बाहर फेंकना है। मैं फिर दोहराता हूं, श्वास को बलपूर्वक छींकते हुए बाहर फेंकिए और फिर धीरे से आने दीजिए। आप श्वास को लेने का प्रयास नहीं करना, सिर्फ छोड़ना और धीरे से आने देना। ये एक स्ट्रोक है, श्वास को छोड़ा, धीरे से आने दिया। ये एक स्ट्रोक 1 सेकंड में एक बार होता है। तो आप प्रयास करें कि एक स्ट्रोक 1 सेकंड में ही लगे, बहुत तेज गति से नहीं करेंगे। तेज गति से करते हैं तो उसकी कुछ हानियां होने की संभावना रहती है। दूसरा हिस्सा क्या है इस क्रिया का, जब आप श्वास को बाहर फेंके तो आपका पेट अपने आप भीतर जाना चाहिए। यदि आपका पेट भीतर नहीं जा पा रहा तो अपना एक हाथ अपने नाभि पर रखें और देखें आपका पेट भीतर जाता है कि नहीं। इस क्रिया को बस इसी तरह से दोहराते रहिए और मेरी बात सुनते भी रहिए। जब तक मैं ना कहूं क्रिया को रोकेंगे नहीं। कम से कम 5 मिनट एक बार में करना चाहिए। यदि आपके कमर में दर्द रहता है तो आप इसको धीमे धीमे करें। आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, ब्लड प्रेशर है, ग्लूकोमा है और हार्ट की डिजीज है कोई, तो आप इस अभ्यास को बहुत धीमे धीमे करें या कमर दीवार से लगा करके करिए। और यदि धीमे धीमे करना है तो उसका अर्थ होता है कि 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक की बजाय आपका 1 मिनट में 60 स्ट्रोक लगाने की बजाय 1 मिनट में 40 से 45 स्ट्रोक हैं, धीमे धीमे वो करें। बाकी सभी लोग सामान्य गति से मेरी गति के साथ मिला करके एक बार शुरू करेंगे और करते रहेंगे। अब देखिए,
आप कह सकते, पूछ सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं डिटॉक्सिफिकेशन की, माने शरीर के भीतर के टॉक्सिन्स बाहर निकले। एक स्वाभाविक प्रश्न है कि जीवित शरीर में टॉक्सिन्स किसको माने, टॉक्सिन्स क्या होते हैं? तो जीवित शरीर में टॉक्सिन्स आप दो चीजों को समझ सकते हैं। जैसे जो हम भोजन करते हैं, वह भोजन यदि ठीक प्रकार से हजम ना हो तो उसमें एक ऐसा तत्व विकसित होता है जिसको हमारी आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं आम। आम माने या आमा, आम माने जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल की वजह से उत्पन्न हुआ टॉक्सिक मटेरियल, दैट इज आमा। और दूसरे किसको कहेंगे? दूसरा टॉक्सिक उनको कहेंगे जो मेटाबोलाइट्स हैं या डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म के पश्चात जो जनरेट होते हैं और वह अपनी अपनी मात्रा से घट जाते हैं या बढ़ जाते हैं, तो वही टॉक्सिन है। जैसे किसी व्यक्ति की शुगर खाना खाने से पहले 100 के आसपास रहे तो वह ठीक है, और खाना खाने के बाद 150 के आसपास रहे तो वह ठीक है, और आवश्यक भी है, क्योंकि वह शुगर यदि सामान्य से घटने लगे तो भी संकट पैदा होता है। लेकिन जब वह शुगर की मात्रा सामान्य मात्रा से एक्सीड करने लगे, आगे जाने लगे, तो वही चीज जो बहुत आवश्यक थी वही डायबिटीज पैदा करने लगती है। इसी प्रकार कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 तक रहे तो ठीक है, और यदि उससे आगे जाने लगे तो फिर वह हार्ट में ब्लॉकेज करने का संकट बढ़ सकता है। इसी प्रकार कोई भी और चीज, नींद है, भूख है, यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, आपका जो लिवर के एंजाइम्स होते हैं वो है, कोई भी शरीर के अंदर की चीज जब जब अपनी मात्रा में रहती है तो वह जरूरी है, आवश्यक है, शरीर का पोषण करती है, धारण करती है। वही चीज जब सामान्य से अधिक हो जाए तो वह टॉक्सिक इफेक्ट रखती है, तो वही टॉक्सिन है। तो आप समझ गए होंगे, एक तो इनडाइजेशन की वजह से जो मटेरियल पैदा होता है आमा, वह टॉक्सिक है, टॉक्सिन है। दूसरा जो मेटाबोलाइट्स, जो अपने जैसे यूरिक एसिड बढ़ेगा तो गाउट होगा, जैसे बिलिरुबिन बढ़ेगा या SgO2 SgO3 बढ़ेगा तो लिवर खराब होने के चांस होंगे। जैसे क्रिएटिनिन बढ़ेगा, यूरिया बढ़ेगा तो किडनी खराब होने की संभावना बढ़ेगी। जैसे वेट बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा तो और ढेर सारी बीमारियां होंगी। ऐसे भूख बढ़ेगी, नींद बढ़ेगी, गुस्सा बढ़ेगा, आलस्य बढ़ेगा। कुछ भी जो चीज सामान्य से ज्यादा है वो टॉक्सिक है। और मैंने कहा कपालभाति बहुत अच्छा और बहुत पहला डिटॉक्सिफायर है, तो इसका अर्थ ये हुआ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो तो कपालभाति, शुगर बढ़ी हो तो कपालभाति, भूख नींद दोनों बढ़ी हो तो कपालभाति, गुस्सा बढ़ा हुआ हो तो कपालभाति, वजन बढ़ गया हो तो कपालभाति। कपालभाति डिटॉक्सिफायर होने के चलते इन सब स्थितियों में बहुत अच्छा आराम देता है। आइए अंतिम 1 मिनट हम सब लोग मिलकर एक साथ फिर से करते हैं कपालभाति, 60 स्ट्रोक्स गिन करके। विश्राम उसी प्रकार स्तंभन में आ जाए, न श्वास को लेना न श्वास को छोड़ना, और स्थिर शांत रुके रहें। गर्दन कमर ढीली, आंखें बंद, श्वास को रोक दीजिए। जब तक आप आराम से रुक सकें रुकिए। जब ना रुका जाए तो धीमे से श्वास को भरिए और सामान्य श्वास
लेते रहिए, छोड़ते रहिए। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें। इस ऊष्मा को अपनी आंखों को दीजिए और अपनी आंखें खोल दीजिए। दोनों पैर खोल दीजिए, दोनों हाथ पीछे की ओर और गर्दन पीछे की ओर। दोनों कोहनियां आपकी कमर से सटी हो। दोनों पैरों के बीच में लगभग 1 फुट का फासला, और पैरों को इस प्रकार मूव करें कि दोनों पैरों के अंगूठे आपस में मिलें, और जब खोलें तो पूरा पैर जमीन पर आ जाए। दोनों हाथों को घुटने के पीछे इस प्रकार पकड़ें और उसको अधर उठाएं। दूसरा पैर सीधा रहे, पूरा पैर को मोड़िए, खोलिए सीधा। दूसरा पैर, अब राइट वाले पैर को लेफ्ट वाली जंघा पर रखिए, एड़ी को धड़ के साथ लगा के रखिए, और इस जो मुड़ा हुआ पैर है इसको पकड़ के धड़ से लगाएं, छोड़ें और जमीन से लगाने का प्रयास करें। जबरदस्ती नहीं करना। श्वास को छोड़िए, ऊपर लाइए, भरिए, फिर चले जाइए। विश्राम। दूसरा पैर, दोनों हाथ सामने, हथेलियों को बिल्कुल खींच के रखिए अपनी तरफ, नीचे लाइए, ऊपर करिए। सामान्य श्वास चलता रहे, आंखें चाहे तो बंद रखें या खुली रखें। ये छोटी छोटी क्रियाएं जो आप कर रहे हैं, सूक्ष्म क्रियाएं, आप जानते हैं कि दैनिक जीवन में हमारी सारी की सारी मांसपेशियां काम में नहीं आती है। तो जो मांसपेशियां काम में नहीं आएंगी वही मांसपेशियां सबसे पहले रोगग्रस्त होती हैं, क्योंकि एक्सरसाइज, व्यायाम करने से वहां पर खून का दौरा और खून के माध्यम से ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी जाती है। ऑक्सीजन फिर वही प्राणवायु है। तो प्राण का संचार बढ़ाते रहिए और स्वास्थ्य को पाते रहिए। दोनों मुट्ठियों को बंद करें, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर, और मिला दीजिए, और पूरा कोहनियां सीधी रखते हुए विपरीत दिशा में। दोनों हाथों को कंधों पर रखिए, आगे कोहनियां मिलाइए, श्वास को भरिए और गोल गोल घुमाइए। भरते हुए उठाइए, छोड़ते हुए लाइए। उल्टा। आप महसूस करेंगे कि जो गतिविधि, जो गतियां आपकी हो रही हैं मांसपेशियों की, ये गति दैनिक जीवन में अपने आप नहीं होती। विश्राम। अपोजिट प्रेशर। हथेली को कनपट्टी पर रखें, श्वास को भरें और पूरी ताकत लगाएं धकेलने के लिए, लेकिन स्थिर रहे सब कुछ। कंपन होने तक प्रेशर लगाइए, छोड़िए। दूसरी ओर से फिर से एक बार।
सर के पीछे से फिर से आगे से इस क्रिया में आपको जो प्रेशर फील हुआ होगा वो रूट ऑफ नेक, लगाइए थप्पी एक बार। ये रूट ऑफ नेक, यहीं से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शुरुआत होती है और यहाँ की मांसपेशियों को आप आकुंचन प्रसारण करते रहेंगे तो वहां की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी और समस्या नहीं होगी। दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं, ट्विस्ट करें स्पाइन को और पीछे की तरफ देखें। दूसरी ओर श्वास को भरिए, फिर से एक बार। तो हमने किया भस्त्रिका, हमने किया कपालभाति। एक अभ्यास है उज्जाई, जो कि बहुत उपयोगी और आवश्यक है कंठ के सभी रोगों के लिए और खास तौर से थायराइड ग्लैंड के लिए। आज के समय में चूंकि स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है और जो हम खा रहे हैं भोजन, उसकी पवित्रता का मतलब केवल साफ सफाई नहीं है, उसमें जो टॉक्सिक मटेरियल मिले हुए हैं उन सब की वजह से और स्ट्रेस की वजह से हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम्स हैं, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है थायराइड, वो बिगड़ रहा है। पहले किसी किसी को सुनने में आता था कि थायराइड इसको बढ़ा हुआ है। आज आप जिसको भी चेक करने जाओ, जांच करने जाओ, आमतौर पे TSH बढ़ा हुआ निकलता है। और आप जो दवाएं हम खाते हैं TSH के लिए, थायरोक्सिन खाते हैं, थायरोडॉर्म खाते हैं, वो केवल जो घट रहा है उसका सप्लीमेंटेशन है। जो आपका एपरेटस है उस पर कोई काम नहीं है, उसका एपरेटस की ताकत का कोई जुगाड़, कोई इंतजाम नहीं है। इसलिए धीरे धीरे दवा की मात्रा बढ़ती चली जाती है। आप यदि हम थायराइड के एपरेटस के लिए, उस ग्लैंड के लिए या एंडोक्राइन सिस्टम के लिए कुछ काम करना है, उसमें कपालभाति, उज्जाई और अनुलोम विलोम बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए उज्जाई करते हैं। सीधा बैठें, अपने इस वॉइस बॉक्स को सिकोड़ करके पहले आवाज निकालना शुरू करें। थोड़ी खांसी आती है, आने दीजिए, इस तरह से। अब इस आवाज को करते हुए लंबा श्वास भरेंगे। और बाई नाक से श्वास को छोड़ देंगे। फिर दोहराएंगे एक बार। अंतिम बार। दोनों हाथों से अपने गले की थोड़ी प्रेशर डालते हुए मालिश करिए। जिनको थायराइड की समस्या है वो इस अभ्यास को 15 से 20 बार करते रह सकते हैं। और इसके और एक अगली जो इसका एडवांस स्वरूप है उसकी चर्चा हम कल करेंगे। देखिए, जीवन में 3 स्थितियां रहती हैं, बचपन रहता है, जवानी रहती है और बुढ़ापा रहता है। अब अगर कुछ लोग समझते हो वात, पित्त और कफ की स्थिति को, तो बचपन में कफ प्रधान उम्र है,
जो बीच की उम्र है युवावस्था वह पित्त प्रधान है, और जो पोस्ट 45 या पोस्ट 50 की जो एज है वो वात प्रधान, वायु प्रधान है। वायु प्रधान का अर्थ क्या होता है कि वायु कब, जब वायु बढ़ती है शरीर में या वायु की उम्र होती है तो वह स्वाभाविक डिजेनरेशन, एजिंग, वह एक समय रहता है। तो जैसे आप समझें 40 या 45 वर्ष की उम्र के पश्चात जब महिलाओं में जब मेनोपॉज हो जाता है तो वो तो एक उद्घोषणा है, वो एक मैनिफेस्टेशन है, अब आपका डिजेनरेटिव शुरुआत, जो डिजेनरेशन है वो शुरू हो गया है। ऐसे ही पुरुषों में भी वही 45-50 के आसपास स्वाभाविक रूप से डिजेनरेशन होता है। तो इस स्थिति में हम स्वयं को कैसे ठीक ठाक बनाए रखें, इसके लिए निश्चित रूप से कुछ खास तरह के अपने रूटीन में बदलाव करने की आवश्यकता रहती है। उन बदलाव की चर्चा भी हम और कल भी करेंगे, लेकिन सामान्य रूप से एक बात समझने की है कि जब कोई व्यक्ति उम्र के जो ये तीसरा पड़ाव है उसमें आने लगे तो 2-3 बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। उस उम्र के पड़ाव में, हालांकि 50 वर्ष की उम्र को हम ऐसा नहीं मान सकते कि वो छोड़ देने की उम्र है, लेकिन बदलाव की उम्र है, वहां पर सावधानियां होनी ही चाहिए। क्योंकि इस उम्र में आमतौर पे बहुत सारे जो रोगों का मैनिफेस्टेशन भी हो जाता है, ब्लड प्रेशर, शुगर, आर्थराइटिस, इन सब की समस्या आने लगती है, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, जो मेटाबॉलिक जो डिस्टर्बेंसेज है वो सब आने लगती है। तो उन सब के लिए जो दवाएं आप खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, शुरू होने वाली है नहीं होने वाली है, बात की बात है, पर हम अपनी तरफ से ऐसा क्या करें जिससे हम स्वस्थ बने रहें। तो सबसे पहले बात उसमें आती है भोजन के विषय में। आहार हमारा कैसा होना चाहिए? देखिए, आहार निश्चित रूप से पौष्टिक तो रहे ही रहे, लेकिन ऐसा रहे जो हमारे वजन को बढ़ने ना दे, ऐसा रहे जो कोलेस्ट्रॉल को ना बढ़ने दे। तो वजन ना बढ़ने देना वाला व्यवहार आहार कौन सा होता है? आमतौर पे जो बहुत ज्यादा तला भुना, मीठा, बाहर का खाने वाला, फास्ट फूड खाने वाला जो रूटीन है उसको बदल करके, अगर आप चाहें, यदि जो लोग ओवरवेट हैं या जो लोग ओवरवेट नहीं भी हैं, उन सब के लिए चीनी को छोड़ देना चाहिए। हमारे भोजन में चीनी को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो जो मिठास है वो पर्याप्त फलों से, सब्जियों से और जो अन्न से हमको पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। एडिशनल हमें शुगर या चीनी या गुड़, खांड, शक्कर लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप कहें जी गुड़ लेते हैं हम, तो गुड़ और चीनी में निश्चित रूप से बहुत फर्क है। चीनी से बहुत अच्छा है गुड़, लेकिन मैं तो मीठे की बात कर रहा हूँ। जो शुगर केन से जो प्राप्त हमें शुगर है वो, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो सबको आवश्यक नहीं होती है, फिर भी लेना है थोड़ी मात्रा में लीजिए। ऐसे ही चिकनाहट के बारे में हम आमतौर पे लोग घी बंद कर देते हैं। घी जरूर लिया जाना चाहिए, 2 से 3 चम्मच घी तो हर व्यक्ति को लेना चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा इस भय से हमको घी बंद कर दिया जाता है, लेकिन ये आधा अधूरा सच है। अगर केवल घी ही जिम्मेदार होता कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लिए, तो वेस्ट में तो जहां घी को जानते ही नहीं है तो बढ़ना ही नहीं चाहिए था। ऐसा नहीं है। वैसे भी जो डाइटरी जो सप्लीमेंटेशन है वो केवल 30% जिम्मेदार है हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए। 70% कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस तो बॉडी के अंदर ही होता है, और लिवर उसके लिए जिम्मेदार है। जब लिवर जिम्मेदार की बात करते हैं तो वहां फिर वही कंसेप्ट आता है कि हमारा मेटाबॉलिक फायर, हमारा डाइजेस्टिव फायर कैसा है। तो आप जो भी भोजन लें, जो भी अन्न लें, उसका सबसे पहला सिद्धांत ये है कि आप अग्नि को, मेटाबॉलिक फायर को, डाइजेस्टिव फायर को नुकसान ना पहुंचाए। तो मेटाबॉलिक फायर को नुकसान ना पहुंचाने का एक ही तरीका है, जिसको मैं सबसे कहता भी हूँ, यदि स्वस्थ रहना है और उसके लिए आहार पर फोकस करना है, भोजन पर चिंतन करना है, तो एक ही बात ध्यान रखें कि बिना भूख भोजन बिल्कुल न करें, असमय भोजन बिल्कुल न करें। आप पूछ सकते हैं जी असमय भोजन नहीं करना और बिना भूख भोजन नहीं करना दोनों एक दूसरे के खिलाफ बातें हैं, लेकिन बात सही है। आप एक सिरा पकड़िए, आप भूख लगने पर भोजन करना शुरू करिए तो समय पर भूख लगेगी। एक सिरा पकड़ लो, दूसरा सिरा अपने आप सिद्ध हो जाता है। आप देखिए, जब भी आप बिना भूख भोजन करते हैं तो क्या होता है? होता यह है जैसे आपने घर में किसी की बेल बजी और सामने कोई व्यक्ति खड़ा है जिसको आपने बुलाया नहीं, अनवांटेड व्यक्ति, तो उसके प्रति कैसा भाव रहता है आपका? वैसा ही बिना भूख भोजन का रहता है। भूख कब लगती है?
जब हमारे पेट में हमारे डाइजेस्टिव जूसेस पहले सिक्रीट होते हैं तब डिमांड होती है, माने आग अंदर लगती है तो ईंधन की डिमांड होती है। और आपने बिना आग जलाए ईंधन डाल दिया तो क्या होगा? आग जलेगी नहीं, बुझ जाएगी। या भूख से अधिक भोजन खाना, या आपके डाइजेस्टिव जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा या उससे भारी भोजन खाना, तो सबका एक ही अर्थ है कि आपका डाइजेस्टिव फायर वीक होगा। और फिर क्या जनरेट होगा? फिर जनरेट होगा आमा, जो मैंने सबसे पहले बताया, जो टॉक्सिक मटेरियल है। हमारे यहाँ कहते हैं कि जहां जहां ये आमा शरीर में सर्कुलेट होता हुआ स्टक करेगा वहीं पर रोग पैदा होगा। इसलिए आम को पैदा मत होने दीजिए। आम को पैदा नहीं होने देने की स्थिति एक ही है, अपने डाइजेस्टिव फायर का ख्याल रखिए। भूख से थोड़ा कम, भूख रहते हुए भोजन छोड़ दीजिए, तो निश्चित रूप से आपकी ऊर्जा बनी रहेगी और आपके अंदर की जो डाइजेस्टिव फायर है मजबूत बनी रहेगी, मेटाबॉलिक फायर मजबूत बनी रहेगी। आप सोच के देखिए, जो आप खाते हैं, चाहे कुछ भी खाएं आप, जो खाद्य पदार्थ हो वो भी, अखाद्य पदार्थ हो भी, जो भी खाते हैं उसका अंततः बनता शरीर का हिस्सा ही है। आप देखिए, आप आंवला खाते हैं, आप पालक खाते हैं, कुछ भी ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं, सोच के खाते हैं खून बढ़ेगा, खून बनता है। आप दूध पीते हैं, दही खाते हैं, पनीर खाते हैं, सोच के खाते हैं कि आपके शरीर में जाके हड्डियों को ताकत मिलेगी, हड्डी बनेगी। आप प्रोटीन इनटेक करते हैं, दालें खाते हैं, कुछ लोग मांस भी खाते हैं, क्या सोच के खाते हैं? इससे मांस मजबूत होगा, मांस बनेगा। बात सही भी है, लेकिन सोचिए, आज के विषय, आज के जगत में सबको जानकारी है कि क्या क्या बदलाव होते हैं, कैसे कैसे क्या चीज बनती है। तो क्या हम लेबोरेटरी में खून बना सकते हैं? क्या लेबोरेटरी में दूध से हड्डी बना सकते हैं? क्या लेबोरेटरी में दालों से मांस बना सकते हैं? यही नहीं, हम मांस से, यानी बकरे के मांस से भी मनुष्य का मांस लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। अंदर ऐसी कौन सी फैक्ट्री है जो कुछ भी खाए बनता जीवित शरीर का हिस्सा ही है? वही जो फैक्ट्री है वही है मेटाबॉलिज्म, या हमारी भाषा में कहते हैं अग्नि। इसलिए यदि स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले अग्नि पर फोकस करिए। हमारे यहाँ कहते हैं सर्वेशम रोगाणम कारणम अग्निमांद्यम, जिसकी जितने भी रोग हैं दुनिया में उन सबका कारण एक ही है, अग्नि का मंद होना। इसलिए अग्नि मतलब आपकी इम्यूनिटी बढ़िया करनी है, तो अग्नि को मजबूत बनाइए। आइए आगे चलते हैं, अगला अभ्यास हम करेंगे अनुलोम विलोम। बहुत से लोग बोलते हैं अलोम विलोम, अलोम विलोम नहीं है, अनुलोम विलोम। अनुलोम माने ऊपर से नीचे आना, विलोम माने नीचे से ऊपर जाना। आप श्वास को अंदर खींचिए, फिर बाहर छोड़िए। कुछ सावधानियां हैं, तो ध्यान से सुन लीजिए। सीधा बैठे, स्थिर बैठे, जिस भी मुद्रा में बैठना चाहें। घुटनों में दर्द है तो घुटना खोल के बैठे, और फिर भी नहीं बैठ पाते तो आप चेयर पे बैठ सकते हैं, दीवार के साथ बैठ सकते हैं, जिस भी मुद्रा में बैठे, लेकिन कमर आपकी सीधी हो, गर्दन आपकी सीधी हो, आंखें आराम से बंद हो, कोमलता से बंद हो। मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही थॉट हो कि मैं उस ईश्वर का पुत्र हूँ, पुत्री हूँ, संतान हूँ, उसके मेरे बीच में कोई नहीं है, सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली व्यक्तित्व मैं हूँ। ऐसा अनुभव करते हुए अपने दाहिने हाथ की बीच की 2 उंगलियां अंगूठे का प्रयोग करना है। अंगूठे को आप रखेंगे राइट नोस्ट्रिल पर, तो लेफ्ट नोस्ट्रिल खुला रहेगा। लेफ्ट को दबाएंगे तो राइट खुला रहेगा। ध्यान देना है, लेफ्ट से श्वास को लंबा गहरा भरिए, बिना रुके राइट से छोड़ दीजिए। तो जहां से छोड़ा वहीं से वापस भरिए और दूसरे से छोड़ दिए, फिर जहां से छोड़ा वहीं से वापस भरिए। बस इसी क्रम को दोहराते जाना है, जब तक मैं ना कहूं तब तक छोड़ना नहीं है। हाथ थक जाए तो बदल सकते हैं, कोहनी थोड़ा दूर रखना अपने शरीर से। आइए शुरू करते हैं। खूब लंबा, खूब गहरा श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, रिलैक्स रहिए। नासिका से कुछ मल आता है तो आने दीजिए, रोकिए नहीं, रुमाल साथ रखें, साफ करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई संकोच की बात नहीं है। खूब लंबा, खूब गहरा श्वास लीजिए, छोड़िए। जब श्वास को भरते हैं तो एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है, और जब श्वास को छोड़ते हैं एक रिलैक्सेशन की अनुभूति होती है, विश्रांति की अनुभूति होती है। तनाव में आना, ढीला हो जाना, तनाव में आना, ढीला हो जाना,
आप देखेंगे तो पूरे जीवन में शरीर की हर एक्टिविटी में यही सब चलता रहता है और इसी से ही फ्लेक्सिबिलिटी आती है। कौन व्यक्ति तनाव में जल्दी आता है? वो व्यक्ति तनाव में जल्दी आता है जिसके भीतर सहिष्णुता नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जो ओवर रिएक्टिव है वही व्यक्ति तनाव में रहता है। ओवर रिएक्टिव किसी भी बात के लिए। प्राणायाम के माध्यम से हम निश्चित रूप से अपनी ओवर रिएक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, इसलिए हमारा तनाव घटता है। आप जानते हैं आज के जीवन में जो तनाव सबसे बड़ा रोग का पैदा करने वाला और रोग को बढ़ाने वाला कारक है, उसकी कोई औषधि नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी दवाएं होती हैं वो केवल नशे की दवाएं होती हैं, दिमाग को शून्य करने की दवाएं होती हैं, तनाव को घटाने वाली दवाएं होती ही नहीं है। मैं 25-26 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने कोई दवाई देखी नहीं आज तक जो तनाव को कम कर सके। तनाव घटता नहीं है, तनाव के प्रति आपकी रिएक्टिबिलिटी कैसी है, आपकी रिएक्टिविटी कैसी है, वो ही तय करती है कि आप तनाव में आएंगे या नहीं आएंगे। तो हमें अंततः तनाव से लड़ना है तो अपने भीतर के सिस्टम को मजबूत बनाना है, मन की रिएक्टिविटी को कम करना है। इसीलिए आपको यह प्राणायाम लाभ देता है। आइए करते रहिए। लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। लगभग 2.5 से 3 सेकंड का समय श्वास को लेने में लगता है, इतना ही समय श्वास को छोड़ने में लगता है। इस प्रकार आप 10 से 12 बार 1 मिनट में यह एक्टिविटी करते हैं और कम से कम 5 मिनट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 से 30 बार नहीं, 50 से 60 बार आप 5 मिनट में कर पाते हैं। गर्दन कमर सीधी हो, मन में अच्छे भाव हो। लेते रहिए, छोड़ते रहिए, लेते रहिए, छोड़ते रहिए। लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं तो मन में कई प्रकार के थॉट्स अपने आप आते हैं, जाते हैं। उनको आने दीजिए, रोकिए नहीं। कुछ समय के पश्चात जब थॉट्स का आना जाना रुक जाता है तो जैसे ही दिमाग का हाइपर वेंटिलेशन होता है, अच्छी मात्रा में पहुंचती है ऑक्सीजन, तो विचार शून्यता आने लगती है। आपके विचारों का आना जाना रुकने लगता है। जब विचारों का आना जाना रुकने लगे तो समझिए आप ठीक दिशा में जा रहे हो। बिना रुके, बिना थके, बिना मन को भटकाए। मन में यदि भटकन आती है तो आप जहां पर टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वहां पर ध्यान को केंद्रित रखते हुए मन ही मन ओम 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 ऐसा उच्चारण, मौन उच्चारण करते रहें। और जो थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको भी ऑब्जर्व करते रहिए। 2 तरह से मन को बांध के रखते हैं तो मन भटकने से रह जाता है। आइए अंतिम 1 मिनट सब लोग मिल करके करते हैं। बाएं पर लाकर अपनी क्रिया को विराम देना, आंखें बंद रखना, शरीर को ढीला छोड़ देना और श्वास को जहां का तहां रोक देना, न लेना न छोड़ना। आधे से 1 मिनट के लिए स्तंभन में रहिए। इस स्तंभन के दौरान आपको निश्चित रूप से अंदर कुछ अनुभूतियां होती होंगी और जिन्होंने अच्छे से किया है उनको विचार शून्यता का अनुभव होता होगा। विचार शून्यता माने थॉटलेसनेस। जब तक आराम से रुक सकें रुकें।
जब ना रुका जाए तो धीमे से श्वास को भरिए, छोड़िए। 1-2 श्वास सामान्य आने दीजिए, जाने दीजिए। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें। इस ऊष्मा को अपनी आंखों को दीजिए। अंत के जो 3 अभ्यास होते हैं जो मेडिटेशनल हैं, उनको करने से पहले कुछ बातें हम और करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा खाते हैं, नाप नाप करके विटामिन, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन सब लेते हैं, लेकिन अच्छा अनुभव नहीं करते। शाम तक आते आते बहुत थक जाते हैं। दोनों पैर खोल लीजिए और अपने पैरों को रिलैक्स करिए। शाम तक आते आते बहुत थक जाते हैं। वो सोचते हैं अच्छा खाते तो हैं, पर अच्छा लगता नहीं है शरीर को। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है आपकी अग्नि का मंद होना। क्योंकि जो आप ऊपर से मुंह से अंदर डालते हैं, उसका पहले डाइजेशन होता है, फिर होता है एब्जॉर्प्शन, और फिर होता है असिमिलेशन। आप सोचिए, यदि किसी भी एक लेवल पर मामला गड़बड़ हो, जो आप खाते हैं वो आपका एब्जॉर्ब नहीं होता और आपको ताकत मिलती नहीं है। इसके बदले में इसके उलट आप देखें, जो मजदूर लोग होते हैं, जो वो हमसे अच्छा नहीं खाते, उसके बावजूद हमसे अच्छा और ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। तो अच्छा एनर्जेटिक फील ना कर पाने के पीछे क्या है? जो आप खाते हैं वो ठीक से हजम होकर के बॉडी का हिस्सा नहीं बनता। तो इसलिए अपने मेटाबॉलिक फायर को, अग्नि को मजबूत बनाना बेहद जरूरी है। तो अग्नि को मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पहले मैंने बताया कि भूख से कम खाना चाहिए, अच्छी भूख लगने पर खाना चाहिए, खूब चबा चबा कर खाना चाहिए, तन मना भूंजी थे मने, अच्छे मन से और मन को जोड़ करके भोजन करना चाहिए। ऐसा नहीं है खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लैपटॉप पे ध्यान है, खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ये तन मना भूंजी थे नहीं है। काल भोजनम रसायनम, समय पर भोजन करना अच्छी बात है। ऐसे तन मना भुंजित है, ऐसे मात्रा भोजनम, मात्रा पूर्वक भोजन करें, भूख भूख ज्यादा भोजन ना करें। इसके अलावा और क्या होता है जो आपकी अग्नि को बढ़ाएगा? वो होता है शरीर के जो आराम और काम करने का संतुलन, श्रम और विश्राम का संतुलन बना के रखना। आज के जमाने में क्या होता है, हमारे सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें थकावट होती नहीं है। घर में बैठे हैं, फिर ऑफिस के लिए निकले, गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी से जाके ऑफिस में जाके कुर्सी पर बैठ गए, कुर्सी पर बैठ कर वापस गाड़ी में आ बैठे, गाड़ी से आकर के फिर वापस चेयर पे आ बैठे घर में, और फिर काम के नाम पर सिर्फ थोड़ा सा सुबह शाम का वॉक रहता है और कुछ नहीं। तो आप अपने अग्नि को मजबूत बनाना चाहते हैं, मेटाबॉलिक फायर को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप शरीर के अंदर श्रम करने की क्षमता पैदा करें, श्रम ज्यादा करें। अच्छा पैदल चलें, छोटे मोटे काम खुद करना शुरू करें, सीढ़ियां चढ़ना उतरना शुरू करें, बजाय गाड़ी स्कूटर के थोड़ा पैदल चलना शुरू करें। तो निश्चित रूप से व्यायाम करना शुरू करें, प्राणायाम करें, तो निश्चित रूप से शरीर में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ेगी। शरीर में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ती है तो ऑक्सीडेशन होता है, कंबस्शन होता है। जो शरीर में जमा पूंजी है, एनर्जी, ऊर्जा, कैलोरीज की जो जमा पूंजी है, वह आपको खर्च करने के लिए उपलब्ध होगी। एक मोटा ताजा व्यक्ति कहे जी मैं तो बहुत थकता हूँ, मुझे तो कमजोरी लगती है, तो ये सबसे बड़ा अपराध है। क्यों? अरे ताकत तो बहुत स्टोर्ड है भीतर, खर्च करने के लिए काम करिए। जितना काम करेंगे उतना शरीर मजबूत होगा। आप देखिए, यदि किसी व्यक्ति का पैर टूट जाए तो प्लास्टर लगा देते हैं। प्लास्टर लगा देते हैं तो क्या होता है, 1 से 1.5 महीने के लिए पैर बिल्कुल इमोबाइल हो जाता है। इमोबाइल हो जाता है तो जब प्लास्टर खुलता है तो क्या होता है, जिस पैर में प्लास्टर था, जिसने भरपूर आराम किया, विश्राम किया, वो पैर दूसरे पैर के मुकाबले सूख गया, पतला हो गया। क्यों? क्योंकि मांसपेशियों ने काम नहीं किया। तो माने क्या, मांसपेशियों की ताकत, मांसपेशियों का स्ट्रक्चर मजबूत होना डिपेंड करता है उसके काम करने पर। जैसे ही वो व्यक्ति वापस काम शुरू करता, चलना फिरना शुरू करता है, पैर वापस सामान्य रूप से मोटा हो जाता है। इसका मतलब है मांसपेशियों के काम को करते रहिए तो शरीर मजबूत बना रहेगा। यही सिद्धांत है आपके अग्नि को मजबूत बनाए रखने का। दूसरा,
ऐसा क्या हम अपने पास किचन में घर में मौजूद है जो हमारी अग्नि को मजबूत बनाता है? बहुत अच्छी चीज है अदरक, बहुत अच्छी चीज है काली मिर्च, बहुत अच्छी चीज है जीरा, धनिया, पुदीना, ये सब गर्म पानी, ये सब के सब हमारे शरीर के भीतर की जो अग्नि है उसको सपोर्ट करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को भूख ना लगे तो पहले नींबू के रस में पड़ी हुई अदरक का सेवन करे। और इसी प्रकार खाना खाने के पश्चात भुना हुआ जीरा है। और भूख कम लगती है तो सौंठ यानी अदरक, सूखी हुई अदरक को 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डाल के उबाल लें, ढक के दिन भर पीते रहिए। तो उससे क्या है, आपका डाइजेस्टिव फायर मजबूत होगा। नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं। खूब चबाएंगे तब भी आपका खाना अच्छे से हजम होगा। तो सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना है स्वस्थ रहने के लिए कि हम अपने किए हुए भोजन का अच्छा अंश अपने भीतर ले पाए। ये अच्छे से नहीं चबाते तो दो नुकसान होते हैं। पहला नुकसान क्या होता है कि जो मुंह में हमारा जो एंजाइम होता है, टाइलिन नाम का एंजाइम जो हमारे लार में होता है, वो पहला डाइजेशन करता है। आप उसको अच्छे से मिक्स नहीं होने देते तो अंदर जाकर के पहले तो एसिडिटी बढ़ेगी। तो टाइलिन जो होता है एंजाइम, वो एंटासिड होता है, आप उसको मिक्स होने देते नहीं है, एसिडिटी बनती है। दूसरा, अच्छे से ना चबाने के नुकसान क्या होता है, जो जो पार्टिकल का साइज है वो साइज उस लेवल तक नहीं पहुंचता जिस लेवल पर जाकर के उसमें अच्छी से क्रिया हो सके। इसलिए अच्छे से चबाना शुरू करिए। आप देखेंगे 1 हफ्ता 10 दिन में ही अच्छे से चबाने भर से बहुत बदलाव होता है, खाया भी कम जाता है, अच्छी ऊर्जा का अनुभव होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, सीधा बैठे। ये जो अंत के 3 अभ्यास हैं ये मेडिटेशन अभ्यास हैं। इसको बोलते हैं भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव। इसमें अपनी आंखें जब तक मैं ना कहूं खोलेंगे नहीं, बंद रखेंगे। पहली उंगली को माथे पर रखना है, बीच की 2 उंगलियों से आंखों के कोने पर दबाव लगाना है और कानों के अंगूठे बंद करने से पहले सुन लीजिए कि 3 बार हम करेंगे और अपने हाथों को नीचे ले आएंगे। 3 बार करेंगे। क्या करेंगे? हमिंग साउंड। कैसे करेंगे? श्वास को भरेंगे और बंद मुंह से केवल नाक से हमिंग साउंड करते हुए ऐसा करते हुए, और जो अंदर वाइब्रेशन है, जो गुंजन है, उसको स्वयं अनुभव करेंगे, उस पर फोकस करेंगे। श्वास पूरा हो जाए फिर भरिए, फिर छोड़िए। 3 बार करेंगे। आइए। दोनों हाथ नीचे, आंखें बंद। अब 3 बार करेंगे उद्गीत। उद्गीत का अर्थ होता है ऊंचे स्वर में गाना। ओम का उच्चारण करते हैं। सब लोग प्रयास करें मिलकर के एक स्वर में देर तक और दूर तक हम ओम का उच्चारण करते रहें। इसी प्रकार 3 बार करेंगे। आइए सब लोग मिलकर के श्वास को भरिए। ओ
मौन, आंखें बंद, स्थिर बैठें, शांत बैठें। श्वासों की गति को एकदम धीमा, इतना धीमा कि स्वयं को अनुभव ना हो कि कब श्वास आया और कब श्वास गया। एक दृष्टा भाव, एक साक्षी भाव, एक विटनेस फॉर्म में रहते हुए बंद आंखों से स्वयं को देखने का प्रयास करना। बंद आंखों से ही विजुलाइज करिए खुद को, अपने आस पड़ोस को, अपने प्रकृति को विजुलाइज करते हुए अपने श्वासों को देखने का प्रयास करना। आप फिटनेस फॉर्म में रहें, ये देखें कि कैसे श्वास बाहर के वायुमंडल से अपने साथ ऊर्जा के कणों को लेता हुआ नासिका के माध्यम से भीतर प्रवेश करता है देह में, और कैसे वहां पर जाकर फेफड़ों में जो बारीक बारीक खून की नलियां हैं उनके माध्यम से वह ऊर्जा पूरे शरीर में हस्तांतरित होती है। उसके बदले में वह वायु, वह प्राण हमारे भीतर के कोशिकाओं के सारे नेगेटिव एनर्जी को, तनाव को, क्लेश को, कष्ट को वापस समेटता हुआ नासिका के माध्यम से देह से बाहर फेंक देता है। ऊर्जा भीतर जाती है, नकारात्मक ऊर्जा बाहर वापस आती है, आनंद भीतर जाता है, कष्ट बाहर वापस आता है। यह क्रम जीवन के प्रारंभ से चलता है और जीवन के अंतिम क्षण तक के चलता रहता है। जिस दिन यह क्रम रुक जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो प्राण है, और हमारे प्राणों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कुछ है, उस परमपिता परमात्मा की इच्छा है, जिसकी इच्छा के बिना हम एक भी श्वास नहीं ले सकते। इसलिए मन में सदैव प्रार्थना के स्वर रहे, स्वयं के लिए, सबके लिए अच्छे भाव मन में बने रहे। मैं भी आनंद में रहूं, सुख में रहूं, पूरी दुनिया, पूरी मानवता, पूरी सृष्टि भी इसी प्रकार आनंद में रहे, सुख में रहे। हम भारतीयों की विशेषता है, हम जो कुछ मांगते हैं सबके लिए मांगते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसीलिए हमारी संस्कृति पूरी दुनिया में श्रेष्ठ मानी जाती है। हम समष्टि में व्यष्टि खोजते हैं, सब में स्वयं को खोजते हैं। यही हमारी भारतीयता की विशेषता है, यही महानता है। इसलिए स्वयं को सदैव भारतीय होने पर गर्व हमें करना चाहिए। हमारी सारी परंपराएं, हमारी संस्कृति पूरी दुनिया में श्रेष्ठ है, मानवता परक है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसी प्रकार मन में अच्छे भाव रखते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, जेंटली रब करिए, इस ऊष्मा को अपनी आंखों को दीजिए। चेहरे का मर्दन करते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आए, अपनी आंखें खोल लें। यहाँ तक आते आते आप भरपूर मात्रा में रिलैक्स अनुभव करते हैं। जो छोटी छोटी जानकारियां हैं वो आज विषय का विस्तार था, कल हम और विस्तार करेंगे।